गाइस कॉस्ट शीट क्या चीज होती है? कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ब्रेकअप एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट। हम लोग अपनी कॉस्ट को क्या करते हैं? हम लोग अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपनी कॉस्ट को ब्रेकअप करें तो आप लोगों को याद होगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। डू यू रिमेंबर? कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस पहले तो हमने एलिमेंट्स के बेसिस पे इनको कॉस्ट को जो है क्लासिफाई किया। फिर कॉस्ट को एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासिफाई करने के बाद सेकंड नंबर हम लोगों ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल। ये हमने सभी को, मटेरियल को भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेबर को भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्सपेंसेस को भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऐसे क्लासिफाई कर दिया। फिर हम उनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट इज टू से फंक्शंस कितने पड़े थे? 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। और ये बेसिकली यहां जो है, यहां हम लोग जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं, दिस इज प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। ये अपने आप में अगर आप मुझसे पूछो तो दिस इज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग का मेथोडोलॉजी की। हम लोग सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में प्रोडक्ट इनपुट डाला, प्रोसेस किया, आउटपुट निकला, बस। तो वहां हम लोग ऐसे कॉस्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग ऐसे करते हैं, हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाते हैं। हर प्रोडक्ट की अलग कॉस्ट शीट बनाई जाती है। तो हम लोगों ने क्या करना है गाइस? ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनको हम लोगों ने क्या करना है? इनको हम लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करके फिर इसके बाद हम लोगों ने इनको फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई कैसे करेंगे बताओ? 5 फंक्शंस। नंबर 1 प्रोडक्शन के दूसरा नाम बताओ? प्रोडक्शन, वर्क्स, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। आगे फंक्शंस बताओ? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन होगी। फैक्ट्री, वर्क्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम्स द क्वेश्चन, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उन डायरेक्ट कॉस्ट के खर्चे को इकट्ठा सम करके प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये प्राइम कॉस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में ही हो रही है या प्रोडक्शन के लिए ही हो रही है। तो फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, तो एक्चुअली कहा क्या जाता है? फैक्ट्री, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो है के खर्चे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। वर्क्स, इनके खर्चे डायरेक्ट भी हो सकते हैं। जो डायरेक्ट खर्चे हैं, जो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाए कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, उनके सम को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाते उन इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग वर्क्स, ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं। और हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट शीट जब बना रहे होते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी आउटपुट, जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यूनिट्स प्रोड्यूस, आउटपुट प्रोड्यूस, वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसमें उसके पर्सपेक्टिव से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोड्यूस कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सारे के सारे हमेशा ओवरहेड्स ही होते हैं। तो प्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन में डायरेक्ट भी खर्चे हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो डायरेक्ट खर्चे जो हैं उनको, सारी डायरेक्ट कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल, द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट, एंड द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज ओवरहेड्स। अब बारी आती है डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट से पहले कि हमारी कॉस्ट बिल्डअप कैसे करते हैं, बिल्डअप कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सारी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, हम कॉस्ट शीट कैसे बिल्ड कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सम को हम लोग कह देते हैं प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी हो या वर्क्स कॉस्ट निकालनी हो तो मैं क्या ऐड करूंगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स यहां पर ऐड करूंगा तो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी या वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें फिर मैं क्या ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये खर्चे जो है मोर और लेस आपने ऐड कर दिए, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो क्या ऐड करेंगे? सबसे पहले जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस भी अगर होंगे तो वो भी ऐड करेंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस आपने ऐड करने हैं, और फिर आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। वंस अगेन सारी डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हमने प्राइम कॉस्ट कह दिया। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट कह दिया। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा भी आपका प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये सारे ऐड कर दिए तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस ऐड कर दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें सेल्स निकालने के लिए ऐड प्रॉफिट कर दो तो आपकी कॉस्ट, आपकी जो है सेल्स आ जाएगी। मैंने अभी ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट का बताया,
भगवान ना करे लॉसेस हो, अगर लॉसेस होंगे तो आप इसको लेस करोगे, लॉस होगा तो फिर ये सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स से नीचे जाएगा कि भाई ये तो नुकसान हो गया। तो अकॉर्डिंगली लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। क्विकली जल्दी से डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट देखते हैं गाइस। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, जैसा भी है उसमें ऐड करेंगे नेट परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। नेट परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम लोग कहते हैं सी इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट। तो मैं अभी इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट पे आपको लेके जाऊंगा, अभी लेके जाऊंगा आफ्टर दिस कॉस्ट शीट गेट्स ओवर। तो हम लोग इसकी नेट परचेजेस कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फिर इसमें क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल्स यूज, जो मर्जी आप कह सकते हो। इसमें फिर क्या ऐड करेंगे, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, जो मर्जी शब्द वो यूज कर ले, ऑपरेटिंग वेजेस, जो मर्जी वर्ड यूज करे, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग वेजेस। अच्छा, इसमें फिर क्या ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इस प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये हम लोगों ने ऐड किए। तो क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद जो आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस। एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस जो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स है, अगर डिफेक्टिव यूनिट्स है उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, उस को एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस की तरह हम लोग यहां पर चार्ज करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा जस्ट फॉर नॉलेज, कई जगहों पर इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्म पार्ट किया जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं किया जाता। कई जगहों पर, कई मतलब मैं बाहर, कॉस्टिंग इज एन आर्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो इन मेनी प्लेसेस दे से क्वालिटी कंट्रोल के बाद पता चल रहा है, हमने इंस्पेक्शन किया, क्वालिटी कंट्रोल, जब क्वालिटी कंट्रोल आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले रहे हो तो आप रेक्टिफिकेशन, डिफेक्टिव तो तभी निकाल पा रहे हो, डिफेक्टिव तभी निकाल पा रहे हो तो आप उसको नीचे लेके जाओ। बट हमारे देश में मोस्ट फॉलोड प्रैक्टिस इज इसको यहां पर वर्क्स ओवरहेड्स की तरह चार्ज करते हैं, एडिशनल वर्क्स ओवरहेड्स की। चलो एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, दूसरा हमारे कुछ डिफेक्टिव निकलते हैं, डिफेक्टिव को भी हम ठीक कहां करते हैं, फैक्ट्री में। बट क्या आप इंडिविजुअल यूनिट प्रोड्यूस में आइडेंटिफाई कर पाते हो, नहीं भाई, हमने तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की, 100 में से लेट्स से 5 यूनिट्स खराब हुई, उनको हमने रेक्टिफाई कर लिया, उनको ठीक कर लिया, और फिर गुड यूनिट 100 की 100 वापस आगे बन के उनको बेचने के लिए भेज दिया। तो बात क्या है, ये फैक्ट्री में ही काम हो रहा है रेक्टिफिकेशन। तो इसीलिए दो तरह की, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, बट जो मोस्ट फॉलोड स्कूल ऑफ थॉट है इसको एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस। तो इसीलिए मैंने आपको यही बोला कि एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, यही लो ज्यादा प्रेफर्ड है। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपका क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में फिर आप क्या करोगे ऐड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, और क्या ऐड करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और माइनस करते हैं कुछ सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, ये हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये जो है हमारा आ जाता है। अच्छा, ये तो अभी स्क्रैप हुआ, स्क्रैप मींस कबाड़, कभी कूड़ा भी तो पैदा हो जाता है, मैंने उसका भी बताया था, उसको कहते हैं वेस्ट। उस वेस्ट की डिस्पोजल कॉस्ट भी आप ऐड करोगे। तो ऐड द नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। प्राइमरी पैकिंग आपको याद होगा, जैसे इंक के लिए दवात या व्हाटएवर इंक पॉट, ठीक है जी। इसी तरीके से जो प्राइमरी पैकिंग जिसके बिना बिकता नहीं है, टूथपेस्ट का जो है जो ट्यूब है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये हम लोगों ने देखा। देन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करोगे ऐड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करोगे। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, CGAS, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ही बढ़िया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर आपने क्या करना है, ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर आपने ऐड कर देना है क्या चीज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। लेकिन माइंड यू, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस सिर्फ एक्चुअल लेना, ओनली एंड ओनली एक्चुअल, नोशनल नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। यार मैंने ना अपना पैसा लगाया है, मैंने ना अपना पैसा लगाया है, मेरे अपने पैसे पे
आई हैव यूज माई ओर मनी, मेरा अपना पैसा लगा है, मैंने अपने पैसे पे भी तो इंटरेस्ट लूज किया है, तो अगर आप वो ले लेते हो, नॉट डन, नो, यू विल टेक ओनली दी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट लोगे। अच्छा याद है कुछ मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जल्दी से एक बार आप बता दो। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा? एक तो हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट, दूसरा हो सकता है कैश डिस्काउंट। तो एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहां लेके जाते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्स प्रमोशन का तरीका माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना अप टू 50% डिस्काउंट, या क्वांटिटी, भाई 2 खरीदो 1 फ्री, लाइक दैट, तो वो आपकी सेल्स प्रमोशन करता है, तो इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। और कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स को इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस की तरह लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कैश डिस्काउंट एज द केस में भी। खैर अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस, इसमें ये ऐड करके आपकी कौन सी कॉस्ट आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट। भगवान ना करे लॉस हो तो लेस कर देना लॉस, भगवान ना करे, ठीक है जी। अगर लॉस हो तो ये लेस करेंगे, एज द केस में भी लेस लॉस, एंड देन फाइनली हमारी जो है सेल्स आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारा डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एन एरिया, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जैसे अभी हमने जो कॉस्ट शीट पढ़ा, प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं, वो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है। वो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स इनपुट डाल के प्रोसेस करके आउटपुट निकाल रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में ये प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनाते हैं। प्लीज डू नॉट टॉक। नेक्स्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग ये कहते हैं, जो लोग भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में कि भाई आप मुझे ऑर्डर दो, मैं वैसे काम करके दूंगा, आपके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से मैं काम करके दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का पार्ट है। जॉब कॉस्टिंग भी इसी का पार्ट है, लेकिन जो छोटी जॉब्स होती है, मतलब 1 साल से कम तक की जॉब्स, वो आता है जॉब कॉस्टिंग में। और जो बड़ी जॉब्स, दैट इज टू से साल से ज्यादा की जो जॉब्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहां जॉब कॉस्टिंग में भी हर जॉब की अलग कॉस्ट शीट बनाते हैं, सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सारे खर्चे डेबिट करने हैं, इनकम्स क्रेडिट करनी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मिनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए पीएनएल अकाउंट बनता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार जो है, हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। अब ये बनता कैसे, उसका एक कंप्लीट जो है फॉर्मेट यहां पर मैंने अपनी तरफ से दिखाने की आपको कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो कि जनरली किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं, मैक्सिमम वो मैंने अपनी तरफ से यहां डाल दी है। नंबर 1, पहली चीज, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब नॉर्मल लेक्चर्स दे रहा था, तो मैंने शुरुआत की थी कि भाई अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से नहीं शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, तो मैंने वहां से शुरुआत की थी। अब मैं मान के चल रहा हूं, आप सब लोगों को चैप्टर तो बताइए, रिवीजन चल रही है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट पहले से अगर शुरू हुआ है तो उसके ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। एक तो डब्ल्यूआईपी ब्रॉट डाउन होगा, फिर मटीरियल एट साइट ब्रॉट डाउन होगा, फिर प्लांट एट साइट ब्रॉट डाउन होगा। तो पीछे से अगर कॉन्ट्रैक्ट चला हुआ आ रहा है तो 2 मटीरियल एट साइट, प्लांट एट साइट और डब्ल्यूआईपी ब्रॉट डाउन यहां पे डेबिट साइड पे आ जाएंगे। फिर कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के अपने स्टोर रूम होते हैं, जहां से कि वो मटेरियल जो उनका रेगुलर यूज का और एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, वो खुद स्टोर करके रखते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं, नेगोशिएट करके महंगे मटेरियल खरीद के रख लेते हैं, ठीक है जी, कि ये ना हो कि शॉर्टेज हो जाए, ये ना हो कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो उस केस में क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर रूम, जो भी इस साइट पे, इस कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे इशू हुआ, उसकी कॉस्ट को आपने डेबिट करना है। और फिर उसको अगर वापस कर दिया इन्होंने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम, तो क्रेडिट कर देना है, हटा देना है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अगर है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में हमने इसकी कॉस्ट को डेबिट करना है। और 2 तरह के मटेरियल हुए, एक वो मटेरियल हुआ जो कि स्टोर रूम से आया, एक वो मटेरियल जो कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा, दोनों डेबिट किए। जो स्टोर रूम से आया, जो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा। अब जो स्टोर रूम से आया था, गलत आ गया, ज्यादा आ गया, वापस कर दिया। स्टोर रूम से नहीं, सप्लायर से आया, उसको वापस कर दिया, अरे यार तूने गलत दे दिया, ज्यादा दे दिया, रख ले वापस, तो ये भी क्रेडिट कर देंगे।
किसी और कॉन्ट्रैक्ट से अगर मटेरियल ट्रांसफर होकर इस कॉन्ट्रैक्ट पे आया, टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से बाय कॉन्ट्रैक्ट नंबर सो एंड सो, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग नंबर नाम होता है। तो किसी और मटेरियल यहां से हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा तो बाय कॉन्ट्रैक्ट नंबर सो एंड सो मटेरियल ट्रांसफर्ड ओवर देयर, ऐसे कर देंगे। फिर कोई मटेरियल साइट बच रहा है तो वो क्रेडिट कर देंगे। अगर कहीं सेल ऑफ मटेरियल होगी तो सेल ऑफ मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। अगर उसका कोई लॉस होगा तो बाय पीएनएल कर देंगे। अगर कोई प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो टू पीएनएल कर देंगे। ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। डायरेक्ट वेजेस आपने डेबिट करनी है। इनकर्ड खर्चे, इनकर्ड कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये इनकर्ड कैसे निकालते हैं? वर्क्स एक्सपेंसेस इनकर्ड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो हमारे अपोर्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बट मैं पहले बता दूं, आपके जो इनकर्ड खर्चे हैं, इनकर्ड कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, पेड ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड। इनकर्ड कैसे निकालते हैं, कुछ याद है? पेड ड्यूरिंग द ईयर में आप ऐड कर दोगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड। क्यों? क्योंकि इस साल के हैं लेकिन आपने पे नहीं किए हैं। माइनस कर दोगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड, क्योंकि वो पिछले साल के थे लेकिन इस साल पे हुए हैं। ऐड कर दोगे कोई ओपनिंग प्रीपेड अगर है तो, कि भाई पिछले साल पे कर दिए थे इस साल के लिए। माइनस कर दोगे कोई क्लोजिंग प्रीपेड है तो, कि भाई इस साल अगले साल के लिए पे किए हुए हैं। तो ये इनकर्ड जो है, ये वाले खर्चे आपने यहां पर ऐड करने हैं। दीज ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड वाले आपने डेबिट करनी है। फिर कभी क्या होता है, कोई प्लांट मशीनरी स्पेसिफिकली परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी कॉस्ट डेबिट करके उसकी डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्लांट एट साइट क्रेडिट करते हैं। अगर वो प्लांट एट साइट नहीं जी, हमने प्लांट वापस भेज दिया, स्टोर रूम में भेज दिया, तो उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसकी हमने डब्ल्यूडीवी अगेन क्रेडिट कर दें कि भाई ये यूज करके हमने इसको स्टोर रूम में वापस भेज दिया। फिर ये प्लांट मशीनरी को भी अगर सेल करते हैं, इसकी सेल प्रोसीड जो है क्रेडिट कर देंगे। इस प्लांट मशीनरी की कोई जो है सेल पे लॉस हुआ तो बाय पीएनएल कर देंगे, कोई गेन हुआ तो टू पीएनएल कर देंगे। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट स्पेसिफिकली परचेज जो नहीं किया है वो डेप्रिसिएशन यहां डेबिट कर देंगे। फिर इसके अलावा वर्क्स ओवरहेज, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेज तो जितना, जैसे कोई सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ऑफिस स्टाफ है, उन्होंने इस जितनी भी अटेंशन दी है 20%, 25%, 50% जो बताएगा हमें, उस हिसाब से वो अपोर्शन कर देंगे। फिर उसके बाद अगर यहां बैलेंसिंग फिगर बचता है तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका लॉस चुपचाप से पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे। और अगर यहां बैलेंसिंग फिगर बचता है तो नोशनल प्रॉफिट्स, सीए एग्जाम्स पर्पसेस के लिए आप क्या करेंगे, सीए एग्जाम्स पर्पसेस के लिए इसको आज तक अभी लेटेस्ट में तो वो सिर्फ मांग ही नोशनल प्रॉफिट्स निकाल दो कह रहा है। पर अगर वो बोलता है कितना अमाउंट पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है, तो आईसीआई तो इसको पूरे को पीएनएल अकाउंट में लेके जा रहे हैं। कंजर्वेटिव लेते हैं तो कंजर्वेटिव में मैंने आपको तरीका बताया था, वो बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे कि भाई नोशनल प्रॉफिट्स का एक पोर्शन जो है पीएनएल में जा सकता है, एक डब्ल्यूआईपी रिजर्व जा सकता है, वो बाद में देखेंगे। बट सी एग्जाम्स के लिए आपने ये ध्यान रखना है, नोशनल प्रॉफिट ही मांग रहा है आज की डेट में, आपको मांग ही नोशनल प्रॉफिट रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तीन तरह के फेमस कॉन्ट्रैक्ट्स है। एक है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई प्राइस पहले से फिक्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का साइन हो गया, हाँ भाई साहब तो हम आपसे 80 लाख रुपए लूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, थैंक यू। डिडक्शंस कर देंगे अगर कोई डिफेक्टिव हुआ, एक्स्ट्रा वर्क पेमेंट हुआ तो एडिशनल वर्क के लिए जो है एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो चार्ज करेगा। कि टेक एन एग्जांपल, आपने 3 फ्लोर बनवाने थे, बना दिए जी हमने, जो वो कहा था कर दिया जी। अब बंदा कहता है यार किचन में मॉड्यूलर किचन कर दो, कर देंगे जी, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। भाई छत पे एक जो है हमारा स्टोर रूम बना दो और एक सर्वेंट रूम बना दो, बाथरूम बना दो। भाई साहब ये तो पहले आपने बोला नहीं था, बना दूंगा जी, चलो जी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो एक्स्ट्रा वर्क होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पहले से असर्टेन नहीं हो सकता, रीजनेबल सर्टेनिटी से कुछ पता नहीं चल सकता कि कितना खर्चा होगा। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ी रोड बनानी है, टनल बनाना है, डैम बनाना है, कनाल बनाना है, हमें नहीं पता यार कितना खर्चा आएगा, वी आर नॉट एबल टू असर्टेन। तो हम लोग प्रोबेबल कॉस्ट जो है असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो इस वजह से क्या होता है, ये जनरली सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है या बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इस केस में हम लोग ये कहते हैं जितनी भी कॉस्ट होगी प्लस इतना मार्जिन हम आपसे चार्ज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जो है हम नहीं बता पा रहे कि भाई कितना काम होगा, क्या खर्चा होगा, तो जितनी कॉस्ट होगी प्लस मेरा मार्जिन, ये आप मेरे को दे देना। कॉन्ट्रैक्ट्स विद एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन डी एस्केलेशन क्लॉज नाम का एक क्लॉज एंटर किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कॉस्ट एस्केलेट कर गई, अगर कॉस्ट इंक्रीज कर गई, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे
प्राइसेस ऑफ मटेरियल या लेबर, जनरली डायरेक्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाती हैं तो सर्टेन अमाउंट के, सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड अगर बढ़ेगा तो यू विल हैव टू कॉम्पनसेट मी, ऐसा सीन किया जाता है। देन एस्केलेशन क्लॉज जो है वो आपका एक म्यूचुअली डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे कि जितनी इंक्रीज इन कॉस्ट होगी, टेक एन एग्जांपल, आज चीज 100 रुपए की है भैया, टेक एन एग्जांपल 100 से 105 हो गई, कोई क्लेम नहीं है, लेकिन इससे ऊपर जितनी होगी उसका आधा आप बियर करना या 25% आप बियर करना, तो वो फॉर्मूला हमें जो भी होगा वो हमें बताएगा एस्केलेशन डी एस्केलेशन क्लॉज का। देन नोशनल प्रॉफिट, एक तो रेजिडुअल बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, हम लोग उसको ऐसे कह सकते हैं नोशनल प्रॉफिट इज द रेजिडुअल बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क डन माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ऐसे कहा जा सकता है, इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क डन में से कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है जी। और ये आप क्या कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, इस वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी में से कॉस्ट ऑफ वर्क डन या कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट माइनस कर दोगे तो आपका जो है ये आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट्स। खैर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर बारी आती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स में क्या होता है, या तो आप मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ या नहीं तो आप जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकालो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इंक्लूडिंग कोई कंटिजेंसी मार्जिन एक्सेट्रा है वो माइनस करके निकाल दो। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकलती है, जितना खर्चा हो चुका है और जितना और एस्टिमेटेड है कि होगा, जितना खर्चा हो चुका है और जितना एस्टिमेटेड है कि और होगा, दैट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू वर्क सर्टिफाइड किस पे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ऐसे करके निकाला जा सकता है। अच्छा आपको ये पता ही होगा वर्क सर्टिफाइड का एक पोर्शन ही कैश की तरह दिया जाता है, तो अगर आपको कैश रिसीव्ड दिया और लेट्स से एन एग्जांपल 10 लाख रुपए का कैश रिसीव्ड है और वो कहता है हम लोग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश की तरह देते हैं, एक तो क्या हो गया, टेक एन एग्जांपल, एक तो टेक एन एग्जांपल 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसका 50% सर्टिफाइड है, चलो जी 12.5 लाख, ये वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% सर्टिफिकेट मेरे को मिल चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ही अपना एक एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हु इज एन आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर एक्सेट्रा, किसी को हायर करते हैं, दिस गाय इज कॉल्ड सर्वेयर, सर्टिफायर या इवैल्यूएटर। ये विजिट करेगा साइट और एक सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है जी मेरे हिसाब से मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन में इतना काम हो चुका है, तो वो सर्टिफिकेट लेट से 50% का मिला है, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो 12.5 लाख रुपए जो है इनका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हुआ। या फिर टेक एन एग्जांपल, वो कहता है इसका 80% कैश दूंगा मैं, मतलब उसने कैश कितना दे दिया, 10 लाख। अगर आपको लेट्स से डेटा यही देता है कि 10 लाख रुपए का कैश मिला है जो कि 80% वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड 10 लाख डिवाइड बाय 80%, अमाउंट ऑफ कैश रिसीव डिवाइड बाय कैश रिसीव की परसेंटेज वर्क सर्टिफाइड, ये 12.5 लाख रुपए आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद फिर रिजर्व ऑन डब्ल्यूआईपी कैसे निकाला जा सकता है। रिजर्व ऑन डब्ल्यूआईपी ऐसे निकाला जा सकता है, नोशनल प्रॉफिट्स में से आप प्रॉफिट ट्रांसफरेबल वो दिखा सकते हो। सीए एग्जाम्स के लिए ये वाली चीज हम लोग रिजर्व ऑन डब्ल्यूआईपी या डब्ल्यूआईपी रिजर्व या रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज नहीं क्रिएट कर रहे, उन्होंने नहीं दिखाया हुआ तो हम भी नहीं दिखा रहे। आगे बढ़ते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ वर्क डन कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ वर्क डन या तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू मत दिखाओ, कॉस्ट ऑफ वर्क डन बच जाएगा। या फिर आप क्या करो, सारी चीजें एडअप कर लो, भाई कितना मटेरियल यूज हुआ, कितनी लेबर कॉस्ट हुई, कितने डायरेक्ट एक्सपेंस, कितने वर्क ओवरेज, कितना डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, कितना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेज पोर्शन, ये सारे ऐड कर दो इस पीरियड में, तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क डन या कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट आ जाएगा। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, इस पीरियड में कितनी पेमेंट मिली है, जितना भी वैल्यू वर्क सर्टिफाइड है उसमें से आप रिटेंशन मनी माइनस करो। रिटेंशन मनी क्या होता है, वो मनी जो कि कॉन्ट्रैक्टी ने पे नहीं किया। टेक एन एग्जांपल, 12.5 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, इसमें से उसने कैश कितना दिया, इसका 80%, 10 लाख, इसका मतलब उसने रिटेंशन कितनी कर ली, 2.5 लाख। तो अकॉर्डिंगली आप ये कह सकते हो, अगर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपको पता है, जितनी भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, इस साल में मुझे कितनी प्रोग्रेस पेमेंट हुई है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, भैया सुनो 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 सुनो, मेरा इस साल के एंड तक मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट ईयर के एंड पे 22 लाख रुपीस वर्क सर्टिफाइड है, और वो इसका कितना कैश पे करता है, 80%। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका 80% कैश देता है, या ऐसे कह दो 20% रिटेंशन मनी है, इसका 20% रिटेन करता है। रिटेंशन कितना है, 4.4 लाख।
तो इसमें से इतना काटते हैं, कितना कैश पे करेगा वो? 17.6 लाख। और लेट्स से लास्ट ईयर उसने 10 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिया था, तो इस साल प्रोग्रेस पेमेंट फॉर दिस ईयर इज हाउ मच? 7.6 लाख। तो यही वाली चीज मैंने बोली कि भाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो है वो मेरा है 22 लाख, इसमें से रिटेंशन मनी मैंने 4.4 लाख माइनस की कि भाई इतना तो उसने देना ही नहीं अभी, और पेमेंट उसने ऑलरेडी मेरे को पहले ही 10 लाख दे दी थी। तो इस साल में, नेक्स्ट ईयर में मेरे को कितना कैश मिल रहा है? इज दिस मच प्रोग्रेस पेमेंट, दैट इज 7.6 लाख। आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है रिटेंशन मनी जो है, ये हमने अभी अभी डिस्कस कर ही लिया था कि रिटेंशन मनी कैसे निकाला जाएगा। रिटेंशन मनी सिंपल है, इस तरीके से निकाला जाएगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में जो है हम लोग पेमेंट एक्चुअली मेड, जैसे फॉर एग्जांपल वंस अगेन कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूं भाई ओ सुनो 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 22 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वर्क सर्टिफाइड है, इतना वर्क सर्टिफाइड है, इसमें से उसने कैश कितना पे कर दिया? 17.6 लाख। तो बताओ रिटेंशन मनी कितना हुआ? 4.4 लाख। सिंपल। या मैं कहता हूं सुनो, पहले साल में 12.5 लाख का वर्क सर्टिफाइड था, उसमें से जो है 10 लाख रुपए कैश दे दिया, कितना वर्क रिटेंशन उसने रख लिया? दिस इज 2.5 लाख। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे फिर बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, आपको बताइए ये कई सवालों में आपको निकालना पड़ता है। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट पे, याद है? वर्क सर्टिफाइड की वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क डन। तो जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ वर्क डन है, टेक एन एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ वर्क डन पूरे साल की कॉस्ट ऑफ वर्क डन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 15 लाख रुपए, और हम कह रहे हैं 15 लाख रुपए वर्क डन की कॉस्ट है, और लेट्स टेक एन एग्जांपल हम कहते हैं 50% वर्क इज डन एंड 10% इज अनसर्टिफाइड। तो हम कहते हैं भाई 15 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 50% वर्क डन। तो मुझे बताओ 10% की कितनी, ये कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपीस। फिर इसके बाद नहीं तो एज द केस में भी आप क्या कर सकते हैं, सुनो यार, हेलो, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालो। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कहीं निकाला हुआ? मैंने नहीं निकाला हुआ। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, सुनो भाई, ये मेरा कॉस्ट ऑफ वर्क डन है, कितना है? 15 लाख। और परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? 40%। लेकिन परसेंटेज ऑफ वर्क डन कितना है? 50%। तो बताओ मेरा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ? 12 लाख। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि सुनो यार, कॉस्ट ऑफ वर्क डन तो 15 लाख था, इसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था? 12 लाख था। लो जी, 3 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ वर्क डन टिल द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। एस्केलेशन क्लेम, भाई जितनी भी इंक्रीज इन कॉस्ट हुई है, जैसे एक्चुअल प्राइस जो भी है, टेक एन एग्जांपल, भाई हमने जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस टाइम पे मटेरियल का रेट था स्टैंडर्ड रेट 10 रुपए एक ईंट का, और अब जो है 11 रुपए हो गई है एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट 11 रुपए हो गई है और स्टैंडर्ड रेट 10 रुपए था, मतलब कितना डिफरेंस हुआ? 1 रुपया। ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टी, वो कॉन्ट्रैक्टर को देगा, इसी में कॉम्पनसेट करेगा। लेकिन किस क्वांटिटी पे? एक्चुअल क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज लेट्स से 10,000 ईंटें, एक्चुअल क्वांटिटी इनकी 9,000 हुई है या 20,000 हुई हो मेरी बला से। तो हमने क्या करना है, यही वाली चीज अगर आप देखोगे तो एक्चुअल प्राइस, ठीक है जी, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यही लेबर की बात करूं अगर मैं, वर्कर्स की लेबर, वही वापस कहां गया, यही अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर में क्या होगा? एक्चुअल रेट, वही रेज नहीं, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, ऐसे करके आप इसे निकाल दोगे। ठीक है जी। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, जितनी भी उसने बियर करनी है, अगर 100% बियर करनी है तो 100%, 50% बियर करनी है तो 50%, व्हाटएवर इज द केस। नेक्स्ट, कैश रिसीव टिल द एंड ऑफ द पीरियड। सिंपल सी बात है, मैं वापस आता हूं, मैं कहता हूं वैल्यू वर्क सर्टिफाइड 22 लाख है और कॉन्ट्रैक्टी जो है इसका 80% कैश देता है। ओ जी, साल के एंड तक इतना 17.6 कैश रिसीव हो चुका होना चाहिए। ठीक है जी। या आप ऐसे कह दो भाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो है वो था 22 लाख और रिटेंशन मनी जो है टोटल में लाके 4.4 लाख, तो जी साल के एंड तक टोटल कैश रिसीव 17.6 लाख हो चुका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है ब्रॉड गाइडलाइंस। ये फॉर सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम्स, बीकॉम एग्जाम्स है, तो मैं इसको बहुत जल्दी बता रहा हूं कि अगर कहीं आपके
अगर कहीं आपके लॉसेस होंगे तो सीए एग्जाम में भी आपको लॉसेस पूरा का पूरा अमाउंट पीएनएल अकाउंट में चार्ज करना है। लेकिन अगर आपके नोशनल प्रॉफिट हुए तो अगर वर्क सर्टिफाइड की परसेंटेज 25% से कम है तो पीएनएल अकाउंट में कुछ मत लेके जाओ, सारा डब्ल्यूआईपी रिजर्व दिखाओ। नॉट फॉर सी एग्जाम्स, ओनली सीएमए एंड बीकॉम एग्जाम्स। मोर देन इक्वल टू 25%, लेस देन 50%, तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश वन वर्क सर्टिफाइड। मोर देन इक्वल टू 50% बट लेस देन 90%, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश वन वर्क सर्टिफाइड। और मोर देन इक्वल टू 90% में 4 फेमस मेथड हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट के। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है जी। या फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड। इन्हीं के आपको ये फुल फॉर्म्स बता रखे हैं एज द केस में भी। बस खत्म हो गया। ये वाली चीज सी एग्जाम्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। हाँ, ये है। प्लीज डू नॉट टॉक, लेट अस डिस्कस। शुरुआत से करते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। अच्छा, जस्ट फॉर नॉलेज, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। डू यू रिमेंबर? बिकॉज इट टर्मिनेट्स विद द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उसको टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। अच्छा, ये सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग है तो इसीलिए इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है, सर्विस कॉस्टिंग भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में मेजर फोकस जो है एग्जाम में सी इंस्टीट्यूट का ज्यादातर पास में रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सर्विसेज को आप नजरअंदाज कर लें। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, बस की ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट की या फिर टैक्सी की ट्रांसपोर्ट या ट्रक, लॉरी, टेम्पो, इनके काफी क्वेश्चंस हैं। बट इसके अलावा होटल कॉस्टिंग भी है, नर्सिंग होम भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है, बैंकिंग कंपनीज भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटीईएस भी हैं। कई सारे एरियाज हैं इसमें। तो वन बाय वन शुरुआत से जल्दी से डिस्कस करते हैं बिना बातें किए, शांत। नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन में आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन माइल वर्सेस कमर्शियल टन माइल आ सकता है। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर या एब्सोल्यूट टन माइल, कमर्शियल टन माइल कैसे निकाला जा सकता है? जितना भी एक्चुअल टन्स कैरिड, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिल्ली से अंबाला से चंडीगढ़ वापस दिल्ली, लेट्स से ये है 200 किलोमीटर, ये है 60 किलोमीटर्स, वापसी का है 250 किलोमीटर्स। दिल पे मत लेना सर आपकी मैथ्स खराब है, ये अंबाला में थोड़ा सा अंदर तक गए हैं, मेन रोड पे नहीं। और अब ये मेन रोड से वापस आए हैं दिल्ली। तो वंस अगेन, दिल्ली से अंबाला 200 किलोमीटर्स है, अंबाला से चंडीगढ़ 60 है, तो सर ये तो 250 होना चाहिए यहां, नहीं, मेन रोड से आ गए, दिल पे मत लो। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो वही सही है। अच्छा, यहां से 10 टन इन्होंने कैरी किए, यहां पर 2 टन उतार दिए तो 8 टन आगे लेके गए, और यहां से वापसी में लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन 8 टन या चलो 9 टन कह देता हूं, 9 टन यहां से कैरी करके लेके आए। ये सिनेरियो है। अब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या होगा? 10 टन इंटू 200 किलोमीटर प्लस 8 टन इंटू 60 किलोमीटर प्लस 9 टन इंटू 250 किलोमीटर। ये एक्चुअल टन कैरीड इंटू किलोमीटर्स, इसे हम लोग कहते हैं इट इज द एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज द एक्चुअल हॉलेज, एक्चुअल जो सामान कैरी किया ऑन द सेम ट्रक, सेम व्हीकल ऑन अ पर्टिकुलर राउंड ट्रिप, कि भाई इतना सामान कैरी किया जाने आने का, तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर या वेटेड एवरेज भी आप इसे कह सकते हो। दिस इज मोर प्रेफर्ड देन कमर्शियल टन किलोमीटर या सिंपल एवरेज वाला। उसमें क्या होता है, उसमें एवरेज टन्स लेते हैं ऑन द टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। कहने का मतलब ये रहा हमारा कमर्शियल टन किलोमीटर, सिंपल एवरेज भी कह सकते हो आप इसे। इसमें क्या है? एवरेज टन्स। अब जैसे इसी एग्जांपल में मैं अगर निकालूं तो कैसे निकाला जाएगा? 10 टन्स प्लस 8 टन्स प्लस 9 टन्स डिवाइड बाय 3, बताने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न। इतने टन्स आंसर नहीं निकाल रहे हम, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। इनटू टोटल किलोमीटर्स 200 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स। तो एवरेज टन्स ये रहे, एवरेज टन्स कैरिड मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोमीटर्स। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर बारी आती है, अगली चीज आती है, हम लोग
को मैंने आपको बताया था कुछ खर्चे हैं जिनमें हमेशा हमें शक होता है कि यार ये फिक्स में लूं या वेरिएबल में लूं। एक तो होता है डेप्रिसिएशन। अगर आप डेप्रिसिएशन को यूजेज बेसिस पे चार्ज कर रहे हो, मतलब किलोमीटर स्टेबल बेसिस पे, तो वेरिएबल है। वैसे एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर जनरली डेप्रिसिएशन एसएलएम डब्ल्यूडीवी पे चार्ज होता है, तो एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर जनरली तो वो फिक्स्ड होता है। बट अगर आपको डेप्रिसिएशन, इवन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी ऐसा ही है कि अगर आप इनको यूजेज बेसिस दैट इज किलोमीटर्स के बेसिस पे अगर चार्ज कर रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी, अरे मैं रिपेयर कराऊंगा अपनी गाड़ी हर 5000 किलोमीटर बाद, और हर 5000 किलोमीटर बाद मेरा 2000 रुपए का खर्चा आएगा रिपेयर का, तो 2000 रुपए का खर्चा 5000 से हो गया, इसका मतलब 1 किलोमीटर पे ऑन एन एवरेज 40 पैसे होगा, होता ही रहेगा लाइक दैट एवरी 5000 किलोमीटर। ये अपने आप में हम लोग इसलिए उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में हम लोग उसको वेरिएबल में घुसा देते हैं। इस तरीके से डेप्रिसिएशन, अगर मैं कहूं यार मेरी गाड़ी है 10 लाख की, 2 लाख की बिकेगी, 8 लाख का डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन मेरी गाड़ी चलेगी 4 लाख किलोमीटर, तो 2 लाख की बिकेगी 10 लाख की गाड़ी 4 लाख किलोमीटर बाद। अब ये 4 लाख किलोमीटर आप 5 साल में चलाओ, 10 साल में चलाओ, 20 साल में चलाओ, कुछ नहीं बताया हुआ, तो चुपचाप से उस केस में फिर मैं इसको वेरिएबल में लेके जाऊंगा। बट एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर जनरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ पर एनम हो सकता है, और साथ में डेप्रिसिएशन तो होता ही टाइम बेसिस पे है, पर एनम बेसिस पे होता है, एसएलएम डब्ल्यूडीवी। तो उस हिसाब से ये जो है आपका फिक्स चार्जेस में जाएगा। तो वील हैव टू सी, वील हैव टू इंटरप्रेट कि इसको फिक्स कॉस्ट लेना है या वेरिएबल कॉस्ट लेना है। फिर इसके बाद क्या है, जैसे आपकी नॉर्मल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट थी, बातें नहीं, जैसे आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट शीट थी वैसे आपकी सर्विस कॉस्ट शीट में भी इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस आएंगे। कब आएंगे? सिर्फ तभी आएंगे जब वो एक्चुअल इंटरेस्ट है। इफ देयर इज एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्चुअली कॉस्ट इनकर्ड है, वही आनी है, नहीं तो नहीं आनी। और इट इज अ फिक्स कॉस्ट, ये तो आपको बताइए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां नहीं आती, ना प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में आती है, ना सर्विस कॉस्ट शीट में आती है। देन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले चैप्टर में, एक थ्योरी दी हुई है जिसका कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में बहुत आता है। पहले चैप्टर की थ्योरी बाकी पढ़ो ना पढ़ो, ये चीज जरूर पढ़ के जाना। कौन से प्रोडक्ट या किस चीज के लिए कौन सी कॉस्ट यूनिट है, और साथ में अक्सर इसी में यह भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है। तो इसीलिए मैंने यहां पर ये थोड़ा सा आप लोगों को ये खोल के रखा हुआ है। ब्रिक्स में जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट यूनिट भैया 1000 ब्रिक के हिसाब से कॉस्टिंग होती है, कोल में पर टन होती है, फ्लोर मिल में पर केजी होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में पर बॉटल या पर लीटर होती है, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए भर के, ये आपको पढ़ने हैं। तो नो डाउट्स अबाउट इट, जब मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाता हूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं आपको बता देता हूं भैया दारू, क्वेश्चन वहां पे दारू के भी कराए हुए हैं आपको, ठीक है जी। अदरवाइज इसी तरीके से वहां पर जो है उसका ऑयल रिफाइनरी का ऑयल का भी कराया हुआ है कुछ ना कुछ, अदरवाइज केमिकल्स के तो बहुत सारे कराए हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पेट्रोकेमिकल्स के कराए हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के एग्जांपल्स तो मैं आपको देता ही रहता हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल भैया आपने अगर शिप बिल्डिंग करनी है भाई, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब मैंने आपको पढ़ाया पूरा डिटेल में जब पढ़ाया, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया भैया शिप बिल्डिंग करते हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर सारे के सारे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और काफी ज्यादा टाइम ले जाते हैं। तो इसमें ईच कॉन्ट्रैक्ट पर किलोमीटर पर माइल, ईच कॉन्ट्रैक्ट, ईच शिप, ईच एयरक्राफ्ट एंड सो ऑन। तो कॉस्ट यूनिट और कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज गो थ्रू दिस फ्रॉम योर मेन बुक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन में से अक्सर अगर मैं कहूं 10 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में यही आया हुआ होता है, एक 5 मार्क का सवाल कि भाई ये बता इसमें कौन सी कॉस्ट यूनिट है, इसमें कौन सी कॉस्ट यूनिट है, या इसमें कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगता है। ज्यादातर कॉस्ट यूनिट का आता है। तो मैंने आपको सर्विस कॉस्टिंग के टाइम पे गाइस, सर्विस कॉस्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बात बताई थी कि 2 तरह की कॉस्ट यूनिट हो सकती है, एक सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, डिपेंड करता है। तो सर्विस की कॉस्ट यूनिट्स 2 तरह की हो सकती है, एक सिंपल कॉस्ट यूनिट हो सकती है, एक सर्विस कॉस्ट कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करते हैं, एंटायर टैक्सी बुक कर ली, कॉस्टिंग पर इफेक्टिव किलोमीटर, एंटायर टैक्सी बुक कर ली, कॉस्टिंग विल बी डन एट एज पर इफेक्टिव किलोमीटर, नंबर 1। इसी तरीके से टैक्सी शेयर्ड टैक्सी है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इस तरीके से बस है, एंटायर बस बुक कर ली, पर किलोमीटर, बस ऑन अ रूट है,
पर पैसेंजर पर किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर। इसी तरीके से पूरा ट्रक बुक कर लिया पर किलोमीटर, ट्रक ऑन अ रूट है पर टन किलोमीटर टन माइल जो मर्जी कह दो एज द केस में भी। इस तरीके से एयरक्राफ्ट पूरा बुक कर लिया पर वन वे ट्रिप, और अगर आपने एयरक्राफ्ट बुक किया ऑन अ रूट तो पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप एज द केस में भी। तो ये मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का दिया कि भाई टैक्सी का जो है सिंपल कॉस्ट यूनिट इफेक्टिव है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर हम लोग कह देते हैं। अच्छा, गुड्स कैरेज में हम लोग इफेक्टिव क्विंटल किलोमीटर टन किलोमीटर एज द केस में भी कह देते हैं। देन इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में किलोवाट आवर्स। हॉस्पिटल में अब डिपेंड करता है कौन सा डिपार्टमेंट है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है तो पर आउट पेशेंट, पेशेंट पर डे, पर पेशेंट पर डे, या पर रूम पर डे, या पर बेड पर डे, ठीक है जी, रूम डे बेड डे जो मर्जी कह दो, या पर ऑपरेशन एज द केस में भी, ऐसे करके। कैंटीन में पर आइटम डिपेंड करता है कौन सी किस तरीके से चल रहा है आपका कैंटीन का हिसाब किताब। यहाँ जी डोसा खरीदोगे, वड़ा खरीदोगे, इडली खरीदोगे तो पर आइटम डिपेंड करता है, या पर मील पर पर्सन, कई जगहों पर बुफे होता है तो वहां पर मील पर पर्सन, और उसमें भी रादर वेज और नॉन वेज दो अलग अलग हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है इस चीज का कि भाई वेज भी है नॉन वेज भी है, तो नॉन वेज में यार वेजिटेरियन बेचारों की किस्मत देखो, जो नॉन वेज खाते हैं ना वो बीवी का भाई वेज तो खाते खाते हैं, हम दाल मखनी खाएंगे वो भी खाएंगे, नहीं नहीं हम दाल मखनी खाएंगे वो भी खाएंगे, हम भाई वो क्या नाम है कुछ कड़ी खाएंगे या लेट्स से कढ़ाई पनीर खाएंगे वो भी खाएंगे, और फिर साथ में अपना बटर चिकन भी डाल के ले आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, उस क्वेश्चन जो मैंने रखा हुआ है बुक में उसमें यही चीज था कि ये नॉन वेज वाले बीवी के भाई सारे वेज तो खाते खाते हैं, एक नॉन वेज की आइटम और ले आते हैं, तो इनसे इसीलिए ज्यादा रेट होता है। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो नॉन वेज आपसे पूछा जाता है, तो उसमें वो कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग वहां पर देखते ही हैं, पर जो है मील पर पर्सन, अब वेज का अलग नॉन वेज का अलग डिपेंड करता है, और इवन कई जगहों पर तो एज का भी हिसाब किताब हो जाता है, इससे कम है इससे ज्यादा है वैसा भी हो जाता है, डिपेंड करता है, बट जनरली तो वेज और नॉन वेज का डिफरेंस होता है एट द मोस्ट। सिनेमा में या सर्कस में पर सीट पर शो या पर गेस्ट पर शो या पर पेट्रन पर शो एज द केस में। होटल्स में पर गेस्ट पर डे या पर रूम पर डे, रूम डे कह दो, गेस्ट पर डे कह दो, वट एवर एज द केस में भी, ठीक है जी। देन इसके बाद ये एरिया स्पेशलाइज एरियाज है जो कि अभी जस्ट जो है आने शुरू हुए एग्जामिनेशन में, सीए एग्जामिनेशन में, सीएमए इंटरमीडिएट और बीकॉम में ये कोर्स में नहीं है, ये चीज 1 2 3 4 ये चीजें कोर्स में नहीं है इन फॉर अगर मैं कहूं वहां पे सीएमए एज वेल एज बीकॉम, क्योंकि आप दोनों की तैयारी करते हो एक ही साथ एक ही बार पढ़ते हो, तो वहां के सिलेबस में उन्होंने उनका फोकस ट्रांसपोर्टेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूछ लेते हैं, हॉस्पिटल पूछ लेते हैं, हद मार के कैंटीन पूछ लेंगे, और एट द मोस्ट होटल पूछ लेंगे, ठीक है जी। बट एनी हाउ ये चीजें अभी ऐड की गई हैं, और ये जो है सीए एग्जाम्स में रुक रुक के बड़ा बेसिक से क्वेश्चंस इनके आ रहे हैं, आ सकते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर ट्रांजैक्शन या पर सर्विसेज, किस तरह की सर्विस ले रहे हो आप, किस तरह की सर्विस ले रहे हो। जैसे आपने लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्चुअली आप लोग पढ़ोगे कस्टम्स में ही पढ़ोगे इसके बारे में, कि जो लोग भी इंपोर्टर्स एक्सेट्रा होते हैं उन्होंने गुड्स खरीदे होते हैं बाहर से, तो बाहर से खरीदे होते हैं तो सामने वाला बंदा जो होता है वो कहता है यार मैं तुम्हें कैसे दे दूं अपना सामान, मेरी कंट्री से तुम्हारी कंट्री में आएगा, तुमने अगर पेमेंट नहीं करी तो ना एक सॉर्ट ऑफ एक इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक गारंटी करता है, मेरी गारंटी ये देना दे मैं तो दे रहा हूं, तो वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉ करने के वो चार्जेस लेते हैं, अपने कमीशन लेते हैं। तो बट पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एज द केस में भी कॉस्टिंग कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन पर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, और इवन पर प्रोडक्ट, कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक्स के, क्रेडिट कार्ड है या उनके तरह तरह के अकाउंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इसका मेजर फोकस जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में है, और इसीलिए मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस, मैक्सिमम बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने वहीं पे रखे हुए हैं, और लेकिन स्टिल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन मैंने बैंकिंग वाला अपने टेस्ट में रखा भी हुआ है। तो बैंकिंग इज वन ऑफ द एरियाज जो कि अभी हॉट हॉट चल रहा है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। यूएस में कुछ बैंक फेल हो रहे हैं, हमारे देश में भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, क्योंकि बैंक क्या कहता है, आपके पैसे जितने भी हैं बैंक में
आपके 25 लाख हैं या 25 करोड़ रुपए हैं, आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी है, उसके आगे हमारा कुछ नहीं लेना देना, भगवान भरोसे। तो आप बैंक में अगर पैसे जमा कराते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसीलिए मैं आपको ये चीज बताता हूं, प्लीज डोंट कीप योर मनी इन बैंक, एज मच एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल उसको इन्वेस्ट कर डालो। डोंट कीप इन योर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में तो होना ही नहीं चाहिए, कम जितना मिनिमम बैलेंस रखना है वो रखो, ठीक है जी। और प्रेफरेबली तो एफडीज भी मत कराओ, इन्वेस्ट इट अदरवाइज, बट उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड टाइम एंड फोकस। अच्छा, खैर आगे बढ़ रहे थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर कोर्स करते हैं, पर स्टूडेंट कॉस्टिंग करते हैं, पर बैच करते हैं, पर लेक्चर कर सकते हैं कॉस्टिंग, ठीक है जी। इवन पर आर कर सकते हैं, पर आर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 1 घंटे का इतना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटीईएस, कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, कॉस्ट पर मॉड्यूल। अब डिपेंड करता है आपका किस तरह का प्रोजेक्ट है, डिपेंड करता है कि भाई जैसे आपने कोई ऐप बनवानी है, हाँ जी हम बना देंगे। आपने वेबसाइट बनवानी है, हाँ जी बना देंगे। आपको एक ऐसी ऐप बनानी है जो कि एंड्रॉइड के लिए भी बनाए और आईओएस के लिए बनाए, ये अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है। हम यूआई यूएक्स तो सेम बनाएंगे, लेकिन डिजाइन तो सेम बनाएंगे, लेकिन कोडिंग अलग अलग करेंगे। तो डिजाइन सेम चलेगा लेकिन कोडिंग अलग अलग होगी। तो उस हिसाब से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कि भाई कॉस्ट पर प्रोजेक्ट, तो इनका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जिसमें इनकी कॉस्टिंग करते हैं। इंश्योरेंस में पर पॉलिसी, पर क्लेम या पर थर्ड पार्टी एश्योरेंस, टीपीए एज द केस में भी। स्टीम गैस सप्लाई में पर क्यूबिक फीट। नाउ मेन आपको जो है एग्जामिनेशन में, एक तो भाई ट्रक का मैंने टन किलोमीटर बता दिया, अब बस का बताते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर, इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सोचो, इमेजिन करो, एक बस की कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स की। एक बस की कैपेसिटी है कितने पैसेंजर्स की? 50, लेकिन नॉर्मली इसकी ऑक्यूपेंसी 80% होती है। तो कितने पैसेंजर्स रहते हैं भाई? 40 पैसेंजर्स। ये तो हो गए पैसेंजर्स। अब बारी आती है ये बस चलती कितने हैं, ये पैसेंजर, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट पैसेंजर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किलोमीटर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये बस जो है महीने में 25 दिन काम करती है और एक दिन में 4 चक्कर मारती है, मतलब जाना आना। और एक तरफ का जो डिस्टेंस है, वन साइड का जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर जाना आना, 40 किलोमीटर का एक चक्कर। 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, 40 किलोमीटर का एक चक्कर इंटू 4, दैट इज 160 किलोमीटर टोटल हो गया। ये 160 किलोमीटर तो एक दिन का है, तो 25 दिन का कितना हुआ? 4000। अब 4000 किलोमीटर ये टोटल किलोमीटर्स हो गए, और इस किलोमीटर्स को जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पैसेंजर्स से, 40 पैसेंजर से, तो ये आपका आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बारी आती है गाइस, ये मैंने कॉमन कॉस्ट शीट आपको बना के दे दी कि भाई चाहे आपका बस हो, ट्रक हो, लॉरी हो, टेम्पो हो, टैक्सी हो, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसमें जनरली फिक्स खर्चे, जैसे हम लोग अपने खर्चों को फिक्स और वेरिएबल बांटते हैं, तो फिक्स खर्चों में जनरली क्या आता है? सबसे पहली चीज हम लोग कहते हैं यार, जो बंदा भी गाड़ी चला रहा है या प्लेन उड़ा रहा है उसकी तनख्वाह, दैट इज ड्राइवर सैलरी, पायलट सैलरी, ऊपर कर दो सीधा। ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा है या बस चला रहा है या ट्रक चला रहा है, और पायलट उसकी तनख्वाह अगर आप उसको मंथली बेसिस पे पे करते हैं तो। लेकिन अगर आप उसको मंथली बेसिस पे नहीं पे करते, अगर आप उसको आर्ली बेसिस पे करते हैं, दिहाड़ी बेसिस पे करते हैं, तो वो वेरिएबल में जाएगा। ड्राइवर या पायलट अगर डेली बेसिस या आर्ली बेसिस पे होगा तो वील टेक इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। फिर इस तरीके से क्लीनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, ऑफिस स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस, ये खूब सारे व्हीकल्स के लिए हो सकता है, तो इसीलिए उसको अपोर्शन करते हैं कि एक व्हीकल पे कितना। तो क्लीनर कई सारी गाड़ियां साफ कर सकता है, मैनेजर बहुतों को मैनेज कर रहा है, सुपरवाइजर कई सारे जो है लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, अकाउंटेंट सारी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बना रहा है, ऑफिस स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस, ये सारी अपोर्शन टू द टैक्सी या ट्रक या लॉरी या बस, व्हाटएवर एज द केस में। कंडक्टर्स, फ्लाइट क्रू, ग्राउंड सर्विस स्टाफ सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ व्हीकल, ये सारे जो है वंस अगेन कंडक्टर्स, फ्लाइट क्रू, ग्राउंड सर्विस स्टाफ, ये भी आपके जो है भाई हेल्पर हो गए। जैसे इन केस ऑफ बस इट इज कंडक्टर्स, फ्लाइट क्रू, देन यहां ग्राउंड सर्विस स्टाफ, इनका जो है आपने और ले लेना है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ व्हीकल, देन रोड टैक्स, लाइसेंस फीस, परमिट चार्जेस, गैरेज रेंट, हैंगर चार्जेस, डेप्रिसिएशन अगर SLMWDV पे लेते हैं तो यहां, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डेप्रिसिएशन अगर आप यहां पे लेते हो इस हिसाब से, अगर आप ऑन दी अदर हैंड डेप्रिसिएशन लेते हो फ्लाइंग आवर्स पे एयरक्राफ्ट का,
या डेप्रिशिएशन लेते हो किलोमीटर्स बेसिस पे, तो इन दैट केस आपका डेप्रिशिएशन जो है यहां नीचे आएगा. इफ चार्ज ऑन यूजेस बेसिस मींस आपका किलोमीटर्स या फ्लाइंग आवर्स, किलोमीटर्स या फ्लाइंग आवर्स पे अगर होता है तो डेप्रिशिएशन जो हम लोग वेरिएबल में लेके जाएंगे. इसी तरीके से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल भी अगर आपका जो है एनुअल बेसिस या मंथली बेसिस पे, तो यहां अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका यूजेज बेसिस अगेन किलोमीटर्स बेसिस या फ्लाइंग आवर्स बेसिस है तो वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन व्हीकल अगर आपका फाइनेंस करा हुआ एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट ही आएगी, नोशनल इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेते हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में. अगर आपने व्हीकल जैसे अक्सर एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पे लिए जाते हैं, फाइनेंस लीज, लॉन्ग टर्म लीज, तो लीज रेंट ऑफ द व्हीकल ये आप और ले लेंगे, ये आपका फिक्स चार्ज है. खर्चे जो गाड़ी चलाने के, आप प्लेन उड़ाने के हैं, एविएशन फ्यूल, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सारे खर्चे जो है आपने ले लेने हैं. ये सारे के सारे खर्चे जो है दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट. इस तरीके से टायर्स, ऑयल एंड फिल्टर ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. देन कमीशन पेएबल टू ड्राइवर, पायलट, ट्रैवल एजेंट्स ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है. दीज आर ऑल वेरिएबल कॉस्ट. तो ये वेरिएबल चार्जेस हो गए. इन वेरिएबल चार्जेस को आपने टोटल फिक्स चार्जेस और टोटल वेरिएबल चार्जेस को सम अप करना है और फिर आपकी आ जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट. इस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप अपने इफेक्टिव किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर या एज द केस में भी आपके पैसेंजर वन वे ट्रिप्स एयरक्राफ्ट के केस में, मैं एडिट ही कर रहा था इस चीज को yesterday in the evening. I was just editing for the next pocket book कि भाई पैसेंजर किलोमीटर्स या वन वे ट्रिप ले लो, कि भाई एयरक्राफ्ट का भी लिखा है तो लिख दो यार, नेक्स्ट वाले में ये छपेगा इस द केस में भी. तो व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि चल यार कहां एडिट मारना है. एनी आगे बढ़ते हैं. फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर ये आपकी आ जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का ही मेजर एग्जामिनेशन में फोकस है. ठीक है जी. तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चन रखे हैं. तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर आप लोगों को अभी ब्रेक दे दूंगा. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का रिमेनिंग पोर्शन कॉन्सेप्ट्स में बाद में कराऊंगा. एक काम करता हूं, पहले एक बार दो क्वेश्चन करा देता हूं ना, क्वेश्चन हो जाएंगे. दूसरा पहले मैंने ये एक और जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन इस बार की आरटीपी में आया हुआ है वो आया हुआ है पावर हाउस कॉस्टिंग का. पावर हाउस ये रहा. तो पावर हाउस आज की डेट में ज्यादातर हमारे देश में तो थर्मल स्टेशंस होते हैं. प्लीज डू नॉट टॉक. हेलो. जो थर्मल स्टेशंस होते हैं उन थर्मल स्टेशंस का हम लोग क्या करते हैं, पावर हाउस कॉस्टिंग किस तरीके से करते हैं. फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थर्मल स्टेशन है, उनके रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अगर कोई हैं, जैसे भाई आपकी जगह है, उसकी बिल्डिंग है, उसका किराया, उसके वहां का जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, उनके एसेट्स के, डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, सैलरीज ऑफ बॉयलर हाउस, पंप रूम, ये अगर मंथली बेसिस पे करते हो ये फिक्स चार्जेस हैं. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सुपरविजन चार्जेस, स्टाफ सैलरी, लेबर चार्जेस. नाउ प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफ सैलरी जो लेबर चार्जेस हैं, ऑपरेटिंग लेबर, इफ दे आर पेड ऑन मंथली बेसिस तो वो यहां आएगा. बट ऑन दी अदर हैंड इफ ऑपरेटिंग लेबर अगर डेली या आर्ली बेसिस पे है तो वो वेरिएबल में आएगा. मंथली बेसिस पे फिक्स चार्ज, आर्ली बेसिस पे वेरिएबल चार्ज. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, अदर फिक्स कॉस्ट. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पर मंथ है, पर एनम है, यही आएगा. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आवर्स के बेसिस पे कि भी इतने घंटे चल गया उसके बेसिस पे चार्ज करते हो तो यहां आएगा. देन इसी तरीके से फ्यूल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कोल कंजम्पशन, वाटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ऑयल यूज, एनी अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे खर्चे जो आपने ले लेने ये वेरिएबल खर्चे हैं. फिक्स खर्चे ए बोला वेरिएबल खर्चे, बी बोला टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी बोला. इसको अपने पार प्रोड्यूस या नेट आउटपुट किलोवाट आवर जितने प्रोड्यूस किया उससे डिवाइड किया, कॉस्ट पर किलोवाट आवर आ गई. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोगों ने अभी पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग और पावर हाउस कॉस्टिंग, लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन करते हैं. पहले थोड़े से और ये
कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लेते हैं कि चलो जी हमने सारी इंडस्ट्रीज वगैरह सारी देख ली। तो देखो गाइज, होटल कॉस्टिंग में, होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, होटल में भी हम लोग जो है जनरली खर्चों को फिक्स और वेरिएबल में बांटते हैं जनरली। अब ये प्लीज मैं ये बताना चाहूंगा क्लियरली कि होटल जो हैं वो दो तरह की सर्विस देते हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं बोर्डिंग, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है बोर्डिंग, एक होता है लॉजिंग। लॉजिंग मीन्स स्टे एंड बोर्डिंग मीन्स फूड एंड बेवरेजेस, F&B। तो ये वाली जो चीज है इसको हम सेपरेटली रेस्टोरेंट या कैंटीन कॉस्टिंग में पढ़ लेते हैं, क्योंकि होटल्स अक्सर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। भैया आप होटल में जाते हैं तो वहां स्टे भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। उनके हर सेपरेट डिपार्टमेंट में स्टे का एज वेल एज इसका बोर्डिंग, दैट इज खाने पीने का, अलग अलग कॉस्टिंग होती है, होनी भी अलग अलग चाहिए। नो डाउट्स अबाउट इट, वो जो प्राइसिंग करते हैं वो कंबाइन करके ऑफर कर देते हैं कि हाँ भाई विद ब्रेकफास्ट चाहिए तो ये, विद मील चाहिए तो ये, विदाउट मील चाहिए तो ये, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एनी हाउ होटल में हमारा फोकस लॉजिंग पे है। लॉजिंग में हमारा जो कॉस्ट यूनिट है मैंने बताया था पर रूम पर डे, पर रूम पर डे। अगर यही कोई गेस्ट हाउस हो तो पर गेस्ट पर डे, वहां पर रूम्स नहीं, पर गेस्ट पर डे। हॉस्टल होता है वहां पर भी पर बेड पर डे या पर बेड पर मंथ के हिसाब से वो लोग कॉस्टिंग कर सकते हैं हॉस्टल में। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। तो होटल इंडस्ट्री के भी खर्चों को हम लोग फिक्स और वेरिएबल में बांटते हैं। एक तो आपके हो गए रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग, नंबर 1। नंबर 2 फिर इसी तरीके से, आई होप इससे पीछे कुछ और रह ना रहा हो, रह रहा है तो प्लीज मैं इसको थोड़ा बाद में कराता हूँ, सारे एट अ स्ट्रेच शुरुआत से करते हैं। होटल अभी वापस आता हूँ, आई विल बी कमिंग बैक। बिल्कुल शुरुआत से पिकअप करते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से शुरू करते हैं। ओके गाइस, हॉस्पिटल में अब क्या है, हॉस्पिटल की कॉस्ट यूनिट डिपेंड करती है अगेन कौन सा डिपार्टमेंट है। एक तो आपका ऑपरेशन हो सकते हैं, तो ऑपरेशंस में पर ऑपरेशन कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट यूनिट एक ऑपरेशन की। इसी तरीके से आपके वहां रेजिडेंट पेशेंट्स होते हैं तो पर बेड पर डे होता है या पर रूम पर डे होता है। और यही अगर स्कैनिंग कराते हैं तो पर स्कैन, एक्सरे स्कैन, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह जो भी है, पर स्कैन कॉस्टिंग होती है। ओपीडी होता है तो पर आउट पेशेंट अटेंडेड के बेसिस पे कॉस्टिंग होती है। तो डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इनके भी फिक्स खर्चे। स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरी बोल रहा हूं, डॉक्टर का नहीं। जनरली ये हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स क्या करते हैं, वो बाहर से स्पेशलाइज्ड बंदे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को हायर करते हैं और उनको रेम्यूनरेशन कैसे देते हैं, पर पेशेंट्स अटेंडेड जनरली। तो अकॉर्डिंगली अगर आप हॉस्पिटल्स का देखोगे, फीस को जो है ऑफ डॉक्टर्स ये पेशेंट्स अटेंडेड के साथ हिसाब से दी जाती है। वो हॉस्पिटल्स में उसको कहते हैं प्राइवेट ओपीडी, एनी हाउ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट। आगे बढ़ते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कोई भी उनके असेट्स या बिल्डिंग वगैरह उसका रख रखाव, ये फिक्स खर्चा है। रेंट ऑफ प्रेमाइसेस, ये भी फिक्स खर्चा है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये भी फिक्स खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स, एडवर्टाइजिंग अगर कुछ कर रहे हैं तो बोर्ड वोर्ड्स लगवाते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें करते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट ही आएगा, नोशनल इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आती है। इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी अदर फिक्स एक्सपेंसेस दैट यू कैन थिंक ऑफ। नाउ वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो एक तो फीस ऑफ डॉक्टर होती है, दूसरा नंबर जो रेजिडेंट पेशेंट्स होते हैं वो लोग वहां खाना भी खाते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं, उनको कुछ ऑक्सीजन या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो दे सकते हैं, तो वो सारा कुछ उसमें उनसे ही रिकवर करेंगे। जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतना ज्यादा उनका ऑक्सीजन, मेडिसिन, उतना ज्यादा उनका फूड, उतना ज्यादा उनका लॉन्ड्री का खर्चा होगा, क्योंकि इनको रोज नए कपड़े दिए जाएंगे, बीमारों वाले कपड़े। आपने रेजिडेंट पेशेंट्स को कभी देखा हो तो वो कुछ अलग सी ड्रेस पहनाते हैं, तो
एनी हाउ, तो उसका लॉन्ड्री, मेडिसिन। अच्छा, फिर डायग्नोस्टिक, अगर आप स्कैनिंग करा रहे हो तो भाई पर स्कैन उसका भी कॉस्टिंग भाई कस्टमर से रिकवर करना है, वेरिएबल है। अगर आज की डेट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रेफरल्स आते हैं, कोई डॉक्टर भी रेफर कर देता है उस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओ, जैसे स्कैन्स के लिए भी रेफर करते हैं इस तरीके से। अदरवाइज तो उनको जो है ये लोग कमीशने बांटते फिरते हैं कि भाई इसने भेजा था, वाह वाह, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे वेरिएबल खर्चे हैं। इसके अलावा हायर चार्जेस ऑफ बेड्स, हो सकता है इन्हें बेड हायर पे लेने पड़े, किराए पे लेने पड़े। अगर पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो बाहर से बेड लिए जा सकते हैं, तो वो भी चार्जेस जो है वेरिएबल चार्जेस में आते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उस हिसाब से एक्स्ट्रा बेड्स होंगे, उस हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट की तरह कस्टमर से ही रिकवर करना है। एनी अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस आपने क्या करना है, टोटल फिक्स खर्चे और वेरिएबल खर्चों को सम अप करना है, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर अगर आप निकालना चाहो एक्सक्यूज मी, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो अपनी कॉस्ट यूनिट से, पेशेंट डे से, तो कॉस्ट पर पेशेंट डे आ जाएगी। फिर बारी आती है एजुकेशनल सर्विसेज। एजुकेशनल सर्विसेज में देखो बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जो भी एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं उनके बहुत तरह के खर्चे होते हैं। खर्चे से पहले उनकी कमाई की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वी आर टॉकिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप लोग स्कूल या कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ एडमिशन फीस, वन टाइम एडमिशन फीस देनी पड़ती है। फिर अक्सर वो लोग कहते हैं भाई बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हो तो बिल्डिंग डेवलपमेंट फीस दो, ट्यूशन फीस, पढ़ने आ रहे हो ट्यूशन फीस दो, कंप्यूटर लैब यूज करोगे उसकी फीस दो, साइंस लैब यूज करोगे उसकी फीस दो, इंटरनेट यूज करोगे उसकी फीस दो। इंटरनेट आप नहीं यूज करोगे, आपके माँ बाप यूज करेंगे। सर वो तो अपने घर पे है। नहीं नहीं, बहुत सारे स्कूल्स ने आज की डेट में क्या कर दिया है, आप अपने बच्चे को देख सकते हो। हमने भी ये प्रपोजल बनाया था, वैसे हमने भी सोचा था कि यहाँ पे जैसे हमारे काफी सारे सीसीटीवी कैमरा वगैरह हैं, माँ बाप को एक्सेस दे दें कि देखो आपका बच्चा क्लास में ही है या कहीं ऐश करने, मटर गश्ती करने गए हुए हैं, तो कह नहीं सकते। बट फिर अल्टीमेटली स्टूडेंट से जब पोल कराया तो उन्होंने कहा नहीं, 95% सेड प्लीज डोंट डू दैट। तो फिर वैसी डेमोक्रेसी चलती है हमारे यहाँ, तो हमने इसीलिए कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं ये वाली चीज। बट उस हिसाब से स्कूल्स में, कई स्कूल्स में ऐसा होता है, खास करके जहां पे छोटे बच्चे हों वहां पर तो खास करके होता है कि हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो क्लासरूम का एक्सेस है आपके पास, आप देख सकते हो बच्चा क्या कर रहा है। ओके, देन स्पोर्ट्स फी, अगर वहां कोई पूल वगैरह है तो उसकी फी, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। फूड या कैंटीन फी, कई जैसे छोटे बच्चों के केस में तो जो स्कूल्स हैं वो लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं, एंड वो फूड का पूरा डिटेल्स देते हैं, हाँ भाई ये फ्रूट देंगे, इस दिन ये देंगे, इस दिन ये देंगे, ऐसे करके वो वीकली स्केड्यूल ऑलरेडी खाने का स्केड्यूल शेयर कर देते हैं कि आप बच्चे को खाना मत भेजो, आप बस बच्चा भेजो और पैसे दे दो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कोई करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपके बच्चे को उठवा लेंगे हम लोग, हम ही उठवा लेंगे और ड्रॉप भी कर देंगे, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन ये देखो उठवा लेंगे तो पता नहीं, तुम्हारा दिमाग तो चलना ही अलग जगह पे है। हॉस्टल फीस, अगर हॉस्टल रेजिडेंस रखते हैं तो आप लोग, एक चीज पक्की बात है, आप लोग स्कूल में एक स्कूल यूनिफॉर्म नाम की एक चीज होती है, वो यूनिफॉर्म फीस वो लोग चार्ज करते हैं, और वो कहते हैं यूनिफॉर्म लेनी तो हमसे ही लेनी है। बनाते नहीं है ये लोग, बनवाते हैं। 300 की चीज बनवाते हैं, 1000 की चेपते हैं, नॉर्मल है। यूनिफॉर्म फीस, फिर बुक्स एंड स्टेशनरी फीस, कई जगह तो वो लोग बुक्स एंड स्टेशनरी अपनी प्रोवाइड कराते हैं, कई जगहों पर तो ठीक है कहीं से भी खरीद लो मेरी बला से। फिर एनुअल फंक्शंस, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी स्कूल्स में एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो उसके एनुअल फंक्शन फीस एज द केस में भी, ये भी इनके ये सारे रेवेन्यूज हैं, इन सब रेवेन्यूज को जोड़ लो। अब खर्चे की बात करते हैं। खर्चे बहुत तरह के, जैसी जैसी बातें कर रहे हैं बहुत सारे खर्चे हैं। फिक्स खर्चे बोले तो बिल्डिंग का रेंट, रेट, टैक्सेस, डेप्रिशिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये टैक्सेस बोल ही दिया था। अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एक्चुअली होगा क्या, हो सकता है आपको किसी क्लास का या किसी सेक्शन का, कि भाई कॉमर्स सेक्शन का करो, कॉमर्स सेक्शन में 4 क्लासरूम यूज हो रहे हैं, आर्ट्स के 10 हो रहे हैं, साइंस के 3 हो रहे हैं, ऐसा भी कह सकता है, या छोटे बच्चों का करो, डिपेंड करता है। तो उसको अपोर्शन करेंगे एरिया बेसिस पे, हम तो कॉस्टिंग कर रहे हैं,
तो आप किसी एक क्लास का भी कॉस्टिंग कर सकते हो। तो जनरली आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा आ सकता है कि भैया इस क्लास की कॉस्टिंग करके दिखाओ। तो ये सारे खर्चे तो भैया कॉमन है, बिल्डिंग का रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये ऑब्वियसली अपोर्शन करेंगे एरिया बेसिस पे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग कॉस्ट, ये भी एरिया बेसिस पे अपोर्शन करेंगे। प्रिंसिपल ने सभी सेक्शंस को टाइम दिया, तो कितना टाइम स्पेंड किया है बाय हिम और हर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच क्लास या सेक्शन, उसका एक असेसमेंट उन्हीं से पूछना पड़ेगा। जनरली डिपेंड करता है, आज के डेट में तो जूनियर स्कूल्स और सीनियर स्कूल्स अलग अलग हो गए हैं, बट अगर अलग नहीं होते तो उस केस में जो है जूनियर को कितना दिया, सीनियर को कितना टाइम दिया, एंड सो ऑन। टीचर सैलरी उसको भी अपोर्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लास या आवर्स डिवोटेड टू ईच सेक्शन या क्लास। जैसे मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं वो कॉमर्स के बच्चों को भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस के बच्चों को भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी हैं वो आर्ट्स के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, कॉमर्स के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, एंड सो ऑन। फिर साइंस एंड कंप्यूटर लैब कॉस्ट, सैलरी, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ ये नंबर ऑफ लैब क्लासेस डिवोटेड टू द स्टूडेंट्स ईच सेक्शन क्लास, डिपेंड करता है। अगेन अब बच्चे अक्सर साइंस लैब यूज करते हैं, 10वीं तक तो हर एक को यूज करा देते हैं लोग। तो केमिस्ट्री लैब के नाम पे जो है कि हाँ भाई एक्सपेरिमेंट कराएंगे, उसके नाम पे जो है फीस ले लेते हैं, वो तो फीस हो गई ऊपर, तो फिर खर्चे भी तो हो रहे हैं, केमिकल्स वेमिकल्स लेके आ रहे हैं, एंड एज द केस में लैब के इक्विपमेंट है उनका डेप्रिसिएशन, व्हाटएवर, टूट फूट। लाइब्रेरी कि जब आपने रेवेन्यू ले लिया तो लाइब्रेरी में जो सैलरीज हैं, लाइब्रेरियन या उसके असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कोई हेल्पर्स, कोई क्लीनिंग स्टाफ, एज द केस में भी अकाउंटेंट, यहाँ भी कौन कब आ रहा है कौन जा रहा है उसका हिसाब किताब अगर रखना। अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। अब सारे बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके बेसिस पे बांट देते हैं कि भैया इस क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें 50 बच्चे हैं, चलो 30:50 की रेशो में बांट दो, ऐसे रिकवर करना है। पियोन की सैलरी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन इसको भी स्टूडेंट्स के बेसिस पे। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसको अपोर्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एनुअल डे एक्सपेंसेस अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे अपोर्शन करना। लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे कितने कितने किस सेक्शन में है उस हिसाब से। एग्जामिनेशन फीस अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एग्जाम्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई हो सकता है साइंस के बच्चों के साल में 4 एग्जाम हो, कॉमर्स के 3 हो, आर्ट्स के 2 हो, ठीक है जी, डिपेंड करता है। तो कितने स्टूडेंट्स इनटू कितने एग्जाम्स। जनरली वैसे ऐसा नहीं होता, सबके बराबर एग्जाम रखते हैं लोग, बट स्टिल ऐसा भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये टोटल कॉस्ट निकाल लो इनके सेक्शन की, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दो, इनकी आपकी कॉस्ट पर स्टूडेंट आ जाएगी, कॉस्ट पर स्टूडेंट, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर अगली चीज आती है इंश्योरेंस कंपनीज की। इंश्योरेंस कंपनी में उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट की अलग से कॉस्टिंग करते हैं। जैसे अब आप बोलोगे लाइफ इंश्योरेंस भी है ना, लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट्स के साथ मर्ज प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स कम, मतलब जैसे आपकी जो है ऐसी स्कीम कि हम आपका पैसा पार्शियली जो है स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। और एक प्योर इंश्योरेंस या जिसे हम लोग कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। प्योर इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस क्या भला होती है? प्योर इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस होती है कि भाई अगर तुम मर गए तो तुम्हारे घर वालों को मिलेगा, पर अगर तुम 60 साल जी गए तो ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना तुम्हारे घर वालों को कुछ मिलेगा। दैट इज कॉल्ड प्योर इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस। बट अदरवाइज कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की होती हैं कि भैया तुम अगर जी गए 60 साल तक तो इतना पैसा मिलेगा, और तुम उससे पहले मर गए तो तुम्हारे घर वालों को मिलेगा उससे पहले ही, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग से कॉस्टिंग होती है। अब इनके खर्चों को हम लोग जनरली कैसे कर लेते हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट स्टाफ, कि भाई पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी डेवलप की, नया आइडिया लेके आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आज की डेट में एक बड़ी अच्छी सी स्कीम आ रही है अपने बच्चे को पढ़ाने वाली, कि भाई एक्चुअली क्या है, हमारा देश में जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात आपको पता ही हैं कि क्या हालात हैं। एजुकेशन नो डाउट्स अबाउट इट अब पहले से बहुत इंप्रूव हो गई है हमारी दिल्ली में। दिस आई विल एब्सोल्युटली से कि पहले जब तक कांग्रेस का राज था, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी। every party has goods and bads. Congress also did some goods, but education, government schools were horrible.
बट नाउ द गवर्नमेंट स्कूल्स आर डिफरेंट, अदर वे राउंड। आज जमाना बदल गया है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों की एक पॉलिसी आ रही है जिसको कि डेवलप किया कैसे कि आप अपने बच्चे को की पॉलिसी लो जब बच्चा पैदा हो गया या 1 साल तक, और आप हमें 8 साल पैसे दो, 8 साल बाद कुछ मत दो, जब आपका बच्चा 18 का हो जाएगा हम आपको पैसे देंगे एक्स सम ऑफ मनी। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ऐसी पॉलिसी आई हैं और बड़ी चल रही हैं। तो ये पॉलिसी आइडिया ही होता है, आइडिएशन होती है, उसको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाना, सेट करना, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, सेल सपोर्ट एक्सपेंसेस, ये मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट हो गया, ऑपरेशंस, पॉलिसी को इशू करने का, पॉलिसी को सर्विस करने का, क्लेम्स मैनेजमेंट, जो भी क्लेम कर रहे हैं उनको फिर मैनेज करने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज की डेट में सब कुछ आईटी एनेबल्ड है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट, सपोर्ट फंक्शंस, कोई पोस्टेज, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इन सब को टोटल कॉस्ट, हर एक पॉलिसी, हर एक तरह की पॉलिसी का अलग कॉस्टिंग होगा, डिफरेंट पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस की 50 तरह की पॉलिसीज होती है लाइफ इंश्योरेंस की। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगी प्योर इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस। बाकी अदरवाइज मैं ही नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट वाली खराब है, बट मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको, इफ यू आर अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा, तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स आप खुद कर सको। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद करोगे, अपनी नॉलेज से करोगे और बेहतर कर पाओगे होपफुली। तो मैं पर्सनली, मेरी इंश्योरेंस भी टर्म इंश्योरेंस है। इफ आई लिव अप टू 60, nobody will get anything. If I die before that, my family will get something. ठीक है जी? If I live up to 60, I'll make much more than what the insurance company is going to pay. As simple as that. So the point is, इसको number of policies से divide करने का है। ये आपका cost per policy as the case में भी आ जाएगी। नेक्स्ट फिर अगली चीज आती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें भी जो है आज की डेट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनके भी। तो उसकी भी हर प्रोडक्ट वाइज कर सकते हो या ओवरऑल कर सकते हो, डिपेंड करता है। प्रोडक्ट वाइज जैसे मतलब आप क्रेडिट कार्ड के अलग करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ना मेनली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में है क्वेश्चंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, अब ये मैंने रखा, ये क्या है, बैंक का रखा है, ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, बट ये है किस चीज का, बैंक्स के अपने प्रोडक्ट्स हैं। एटीएम सर्विस देते हैं वो लोग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग सर्विसेज ही तो दे रहे हो, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, कंप्यूटर पे इंक्वायरीज आ रही हैं, एज द केस में, तो वो हर एक की कॉस्टिंग करते हैं। और किस हिसाब से भाई, वो दे चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स, वो अपना उसके पैसे इतने रखते हैं कि भैया आप लोग हमें दो, कहते हैं या तो एक्स अमाउंट जमा करा के रखो, हम आपको प्रीमियम अकाउंट देंगे, अगर आप एक्स अमाउंट जमा करके रखोगे, आपका 5 लाख रुपीज अगर पड़ा रहेगा, तो हम आपको एक तो उस पर 5 लाख रुपीज पे आपको 3% इंटरेस्ट देंगे, जो कि इन्फ्लेशन का आधा भी नहीं है, लेकिन आपको ये सर्विसेज फ्री होंगी इतने हद तक। 1 महीने में आप इतनी आरटीजीएस करा सकते हो, इतनी बार एटीएम एक्सेस कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स नॉट गो इनटू दैट रियली। यहां पर खैर मेरे को सिर्फ कॉस्ट वाला निकालने वाला है, रेवेन्यूज वाले मैंने बुक में रखे हुए क्वेश्चंस, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों वाले। तो बैंक से रिलेटेड मेनी क्वेश्चंस हैव बीन केप्ट इन योर बुक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मेजर है। बट देख लेते हैं इनके खर्चे क्या होते हैं। फिक्स स्टाफ सैलरी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सारे फिक्स खर्चे हो गए। वेरिएबल खर्चे, अब देखो एक्चुअली क्या है, ये लोगों से डिपॉजिट कराते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसमें उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये इनका वेरिएबल खर्चा है। द मोर द डिपॉजिट विद देम, द मोर द इंटरेस्ट दे हैव टू पे। यू से सॉरी, इंटरेस्ट तो हमेशा फिक्स होता था, सॉरी, बैंक्स डिपॉजिट लेके उस पर वेरिएबल, उनका इन्वेंट्री क्या है, यही पैसा जो लोगों ने जमा कराया है। जैसे वहां इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती थी, मटेरियल कॉस्ट, यहां इनका इन्वेंट्री क्या है, भाई जो आपने डिपॉजिट कराया वही मेरा इन्वेंट्री है, तो उसके ऊपर जो ब्याज है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैश मनी एंड रेपोज, एक्चुअली होता क्या है, सिंपल सी बात, कुछ और मैकेनिज्म है, रीपरचेज ऑप्शंस, आप लोगों को अभी ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, रिविजनरी क्लास है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो ब्याज जो है, रेपो में भी ये लोग जो है
जा सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो में, दे कैन बी अ पार्टी इन दैट, हाउ वी आर नॉट गोइंग टू दैट। तो जो भी इन्होंने, चलो बता ही देता हूं यार, आरबीआई से ये लोग पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, इनकी कुछ सिक्योरिटीज हैं, एलिजिबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनके पास कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं, वो इन्हें सेल करते हैं इनकी मार्केट प्राइस पे। टेक एन एग्जांपल, इनकी मार्केट प्राइस है 10 करोड़, तो आरबीआई को कहते हैं, आरबीआई ये मेरी सिक्योरिटी पकड़, आई एम सेलिंग इट टू यू, 10 करोड़ रुपए दे दे मेरे को आज, तो इन्हें ये 10 करोड़ रुपए पकड़ा देते हैं। पर इस ट्रांजैक्शन में इनका क्या होता है, ये कहते हैं हेलो वी विल पे यू योर मनी बैक, आरबीआई विल पे यू योर मनी बैक 2 months लेटर। तो रेपो रेट आपने अगर सुना होगा, तो आरबीआई कहता है ठीक है, आई विल चार्ज यू 6% पर एनम, तो 2 महीने का 1% और पकड़ा दियो मेरे को, तो 10.1 करोड़ मेरे को पकड़ा दियो, ये देगा, आई विल गिव इट बैक टू यू योर सिक्योरिटीज। तो वी विल, ये क्या करें, रीपर्चेज करेंगे, वी विल रीपर्चेज, तो उनके लिए हेलो, ये जो रीपर्चेज करेंगे, दिस इज नथिंग बट फाइनेंस। जैसे लोगों से डिपॉजिट लिया, उस पर ब्याज दे रहे हैं, इस तरीके से आरबीआई से अपनी कुछ सिक्योरिटी बेच के फाइनेंस किया अरेंज, और ये कमिटमेंट कर दी कि वी विल रीपर्चेज इट, ब्याज दे देंगे आपको बाद में, आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से। ये सारा आपने जो है सीए फाइनल लेवल पे पढ़ना है, रेपो, रिवर्स रेपो एक्सेट्रा। खैर, तो ये भी ब्याज जो वो आरबीआई को दे रहे हैं वो क्या है, अगेन वेरिएबल कॉस्ट। फिर नॉर्मल बैड डेट्स ऑन लोन्स गिवन, भैया इन्हें पता ही है, कोई ना कोई मान लिया, कोई ना कोई, जो मोदी, नॉट नरेंद्र मोदी, देर आर नीरव मोदी ऑल्सो, नॉट ऑल मोदीज आर मोदी। तो कमीशन, अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल खर्चे हो गए, इन सबको टोटल कॉस्ट कर दिया। देन पावर हाउस तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके थे। होटल कॉस्टिंग में, होटल्स में देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, होटल में क्या करना है, हम लोग रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था, डिपेंड करता है, मैं सिर्फ लॉजिंग की बात कर रहा हूं, स्टे की बात कर रहा हूं। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट्स, रूम अटेंडेंट्स को जो है ना पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रूम अटेंडेड बाय देम, तो वो वेरिएबल में आता है। जो रूम अटेंडेंट्स तनख्वाह है वो रूम पर रूम डे पे किया जाता है, इसलिए वो वेरिएबल खर्चा है, ठीक है जी। तो स्टाफ सैलरी, कोई भी, जैसे इनके, आप किसी भी होटल में जाते हो, वहां पर उनका जो मैनेजर बैठा है, उनके वहां पे जो क्लीनिंग स्टाफ है, जो दरबान है बाहर, उनका कोई लेना देना नहीं कितने रूम्स चढ़ रहे हैं, उनको उस बेसिस पे तनख्वाह नहीं जा रही, उनको तनख्वाह जा रही है पर मंथ फिक्स्ड। बट ऑन दी अदर हैंड, जितने भी रूम्स ऑक्युपाइड हैं, जो रूम अटेंडेंट्स है, जिनको कि आप बुलाते हैं, हेलो आके टॉवल दे दो, फ्रेश टॉवल दे दो, या सफाई करवा दो, या सोप दे जाओ, ब्रश दे जाओ, व्हाटएवर, तो वो दैट इज रूम अटेंडेंट्स, तो वो उनको पर रूम पर डे के हिसाब से उनको कॉस्ट पे की जाती है। इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री, होटल्स में अक्सर जो है इंटीरियर कुछ उनका थीम होती है, तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो कुछ साल तक रहती है, 5 साल 8 साल, उसका जो उसको बदलते हैं। इंटीरियर्स भाई कई जगहों पर नक्काशी कर रखी होती है, कारपेट्स होते हैं, आफ्टर सम ईयर दे गेट देम चेंज एंड सो ऑन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप उनको बोर्डिंग भी दे रहे हो, खाना पीना भी दे रहे हो, तो फूड एंड बेवरेजेस इफ नॉट चार्ज बिल्ड उनसे अलग से नहीं कर रहे, तो उस केस में हम लोग जो है रूम ऑक्युपाइड के बेसिस पे उनका प्राइसिंग ऐसे ही कर लेते हैं कि भैया इंक्लूडिंग दी बोर्डिंग विल गिव यू लॉजिंग एज वेल एज बोर्डिंग, तो फिर ये हमारा वेरिएबल चार्ज है, जितने बंदे आएंगे उस हिसाब से हमने चार्ज करना है। लाइटिंग चार्जेस, ये भी जो है जितने रूम्स ऑक्युपाई होते हैं, टेक एन एग्जांपल, आप एक होटल है जिसमें कि 50 रूम्स हैं, उस 50 रूम्स में से 40 रूम ऑक्युपाइड होते हैं, तो आप एक बात बताओ, आप उन 40 रूम में ही कार्ड जाके लगाएंगे, लोग कार्ड लगाएंगे तो लाइट जलेगी, एसी चलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जो खर्चे होंगे वो इन्हीं रूम्स ऑक्युपाइड के हिसाब से होंगे, लाइटिंग के खर्चे। तो लाइटिंग चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव रूम डेज, हेंस ये वेरिएबल खर्चा है एज द केस में। नेक्स्ट फिर बारी आती है अगला नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज। अब ये लोग जो है जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं एक्सेट्रा, इनके लिए सारे प्रोजेक्ट है, इनके लिए कॉस्ट यूनिट क्या है, प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है भाई, कौन सी ऐप बनानी है, या क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, या क्या जो है आपने वेबसाइट बनानी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसमें क्या है, इनके अलग अलग तरह के स्टाफ होते हैं, जैसे मैंने भी काम कराया हुआ है, हमने भी अपनी जो ऐप वगैरह बनवाई, हमने भी अपनी वेबसाइट बनवाई, तो उनके लिए प्रोजेक्ट होता है।
वो क्या कहते हैं भैया, एक तो हमारा लगेगा प्रोजेक्ट लीडर, एक बनेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट लीडर ये अलग बंदे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग बंदे होते हैं। वैसे आज की डेट में तो और बहुत ज्यादा स्टाफ भी हो गया है, अलग अलग तरह के यूआई यूएक्स और बंदे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐप बनवाई थी, तो पहला स्टेप क्या था, यूआई यूएक्स बना था। यूआई यूएक्स डिजाइन होता है, डिजाइन। तो हमने कहा भाई आर डिजाइन इज ब्लू, वी हैव अ ब्लू डिजाइन। अभी हम आईजीपी में हम लोग अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसमें हम लोगों ने अपने जो लोगो है और बहुत सारी चीजों हम वी यूज ब्लू एज सच एज मच एज पॉसिबल। तो अकॉर्डिंगली हमने थीम जो रखी ऐप की ऐसी कहा कि भाई ब्लू कलर रखो, हो सकता है तो। देन दूसरा नंबर जो है फिर बारी आई, वो डिजाइन बनने के बाद हमने डिजाइन अप्रूव किया। देन उसके बाद ये सारा हमारे को डिस्कशन जो है ये पहले प्रोजेक्ट मैनेजर से पहले प्रोजेक्ट लीडर से सबसे पहले मिले, जो उस कंपनी के मालिक था, उनसे डिस्कशन हुआ। उन्होंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया कि ये बंदा आपके प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा, और यही बंदा इंजीनियर्स यूआई यूएक्स के बंदों को जो है इन्वॉल्व करके रखता है। अब उन्होंने अपना एस्टिमेट लगाया कि भाई हमारे हिसाब से आपकी ये जो ऐप है 3 महीने 6 महीने जितना भी है इस पीरियड में बन जाएगी। तो उस हिसाब से हमने इनसे नेगोशिएट किया, इन्होंने हमें कहा 6 मंथ्स के अंदर जैसे ऐप बन जाएगी। प्रोजेक्ट लीडर से पूरा स्कोप इससे डिस्कस होता है, स्कोप, वो स्कोप को जो है प्रोजेक्ट मैनेजर भी बैठा होता है, उसको जो है बोलता है ये ऐसे कराना, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद जो है ये बंदा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से काम कराता रहता है एज द केस में। तो जितनी भी तनख्वाहें पर मंथ है, नंबर ऑफ मंथ्स, तनख्वाहें पर मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स, ऐसे करके ही हम लोग चार्ज कर लेंगे। फिर इनके कोई ओवरहेड्स हो सकते हैं। ओवरहेड जैसे अब भाई जो जगह का किराया है, ठीक है जी, उनके लैपटॉप्स हैं, उसका वहां का बिजली का बिल है, उनका डेप्रिशिएशन ऑफ द लैपटॉप्स, ये अपने अपोर्शन कर देने। भाई हो सकता है वो लैपटॉप भाई चलो चले 3 साल, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट पे 6 महीने यूज होना है, तो 6 महीने का डिप्रीशिएशन यहाँ पे अपोर्शन कर देंगे। भाई इस प्रोजेक्ट पे के लिए सिर्फ 6 महीने यूज हो रहे हैं, तो अपोर्शन टू द प्रोजेक्ट यहाँ पर चार्ज करेंगे। इस तरीके से कोई अगर वो हम लोग उनको बुलाते हैं, मिलते हैं, महीने में एक मीटिंग तो होगी, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी जो है रिकवर तो कस्टमर से ही करेंगे। तो अकॉर्डिंगली दीज आर अदर कॉस्ट या ओवरहेड्स कॉस्ट। कैंटीन के खर्चे भाई डिपेंड करता है, वेरिएबल खर्चे, खाने के जो आइटम्स हो सकते हो, सीरियल्स, मीट, एग, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, राइस, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, टी, कॉफी, जो आप सोच सकते हो, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, जूसेस, कुछ मर्जी कह दो, व्हाटएवर। ये तो हो गए आपके वेरिएबल खर्चे। फिर इसके बाद क्या है, एम्प्लॉइज के खर्चे। इनमें क्या है भाई, कोई शेफ होगा, कुक होगा, जो भी है इस केस में, वेटर्स होंगे, किचन असिस्टेंट होंगे, सुपरवाइजर होंगे। डिपेंड करता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में है तो डिपेंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी कर ही रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। देन इसके बाद डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स हैं, वो एक अलग खर्चा है। आपके जो भी फिक्स एसेट्स हैं उनका डेप्रिशिएशन, भाई फर्नीचर है वगैरह, और व्हाटएवर आपके भाई कॉफी मशीन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कोई आपकी रिटर्न ऑफ इफ देयर आर एनी इनडायरेक्ट कोई भी खर्चे जो कि राइट ऑफ करने कंज्यूमेबल स्टोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हम लोग क्या करते हैं, नेपकिन यूज करते हैं, नाउ दैट इज नॉट यूज इन कुकिंग, बट भाई सर्विंग के लिए ये रख दिया, तो नॉर्मल कंज्यूमेबल स्टोर्स कुछ ना कुछ वो लोग के यूज होते ही होते हैं। देन इसके अलावा अदर कॉस्ट, स्टीम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड लाइट, वाटर, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ये टोटल कॉस्ट हो गई, खत्म हो गई बात। फिर इससे नेक्स्ट आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइब्रेरी कॉस्टिंग। लाइब्रेरी में क्या है भाई, लाइब्रेरी फीस और लाइब्रेरी लेट फीस। भाई लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं और वहां मेंबरशिप लेते हैं तो लाइब्रेरी फीस देनी पड़ती है, नंबर 1 आपको। नंबर 2, अगर आप वहां से बुक्स इशू कराते हैं और बुक्स इशू कराने के बाद अगर लेट देते हैं तो आपको फाइन लगता है, उनके लिए तो कमाई है, तो ये उनके रेवेन्यूज है, दीज आर टोटल रेवेन्यूज। आपने पे किया लाइब्रेरी फीस, उनके लिए रेवेन्यू, आपने लेट फीस दिया, उनके प्रोस्पेक्टिव से रेवेन्यूज, तो उनके रेवेन्यूज हो गए। फिर उनके खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्लर्क सैलरी, बुक मेंटेनेंस कॉस्ट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑफ रैक्स, कंप्यूटर्स, जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं वहां, फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो बहुत तरह के खर्चे हो सकते हैं। ये मैंने जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ये वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज इन द बुक, जो हमारी मेन बुक का क्वेश्चन है। उसमें एक्चुअली एक क्लब के पास लाइब्रेरी थी, तो क्लब
एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी की कॉस्टिंग करेंगे तो एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी का अपना किराया होगा। वो तो उन्होंने क्लब ने कहा हाँ भाई ठीक है, जगह हमारी है, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी है, हम इसको खर्चों में नहीं गिनते। और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड नहीं यार, ऐसा खरीद लिया, हम नहीं ले रहे। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अरे यार हमारा तो लाइटिंग सारा ही इकट्ठा जाता है, छोड़ो छोड़ो। तो उन्होंने इस सवाल में नहीं ले रखा था, बट अदरवाइज देन दैट ये खर्चे जो है आपके फिक्स खर्चे और हो रहे हैं। इसके अलावा फिर आपने जितने भी खर्चे, इन खर्चों को आपने रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को सम अप करना है। और इसको जो दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ न्यू बुक्स, न्यू बुक्स की कॉस्ट जो होती है वो आपका असेट होती है, बट उसको भी राइट ऑफ किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक बुक परपेचुइटी में तो चलेगी नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल कुछ ना कुछ लाइफ होगी। भाई कई बार एडिशंस बदल जाते हैं, टैक्स है तो वो हर साल बदल जाएगा, ठीक है जी, लॉ है वो भी 2-3 साल में आउटडेट हो ही जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी बात करूं तो हर 5 साल में कुछ ना कुछ हमारे इसमें भी अपडेट आ रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 4-5 साल के अंदर अंदर चीजें, नए प्रोडक्ट्स, नई चीजें आ रही हैं बहुत सारी। एनी हाउ, तो इसको आपने टोटल जो कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ लाइब्रेरी मेंबर्स से डिवाइड किया, ये आपकी कॉस्ट इनकट पर लाइब्रेरी मेंबर आ गई। फिर आप रेवेन्यूज को अगर ए कह देते हो और टोटल कॉस्ट को बी कह देते हो, ए माइनस बी करते हो, तो आपकी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग।